नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मशहूर श्री बाल गंगाधर तिलक के विषय में, जिनका मशहूर नारा आप सभी ने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हम जानेंगे स्वराज के मायने तिलक के हिसाब से क्या थे, आखिर उनकी परिभाषा क्या थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मशहूर श्री तिलक जी के स्वराज में महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं थी। तिलक जी जब मात्र 29 साल के थे तब 1885 में पंडित रमाबाई द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के प्रयासों का उन्होंने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यदि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो अपने परिवार में पति की बात नहीं मानेगी। लेकिन जब उनका यह प्रयास विफल रहा तो आगे चलकर उन्होंने लड़कियों के 11 से 5 बजे तक बाहर रहने का विरोध किया और कहा, इतने समय तक लड़कियां यदि घर से बाहर रहेंगी तो ये ठीक ना होगा। लड़कियों की कक्षा सुबह 7 से 10 या दोपहर 2 से 5 तक ही ली जाए और बाकी समय लड़कियां घर के कामों में हाथ बटाएं। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर लड़कियां रकमाबाई की तरह अपने पतियों का विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को यदि पढ़ाना ही है तो उन्हें सिर्फ गीता, वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, वह घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाए। यदि इससे ज्यादा शिक्षा दी जाती है तो ये भी करदाताओं के धन की बर्बादी है। 1915-16 में लड़कियों का पहला विश्वविद्यालय खोले जाने तक तिलक का यह रुख कायम रहा। 20 फरवरी 1916 को उन्होंने अपने द्वारा संपादित अपने ही समाचार पत्र मराठा अखबार में लिखा कि हमें प्राकृतिक व सामाजिक रीति रिवाजों से चलना चाहिए। लड़कियां सदियों से घर की चारदीवारी में रहकर कार्य करती रही हैं। एक हिंदू लड़की के लिए बेहतर पत्नी और बहू होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और घरेलू साफ सफाई, खाना बनाना इत्यादि में निपुण होना ही लड़के की पूर्णता मानी जाती है। तिलक के समय में 2 खेमे थे, नंबर 1 सुधारवादी और दूसरा रूढ़िवादी। सुधारवादी धारा के 4 मुख्य आधार बिंदु थे। नंबर 1 जाति भेद उन्मूलन, नंबर 2 बालिका विवाह निषेध, नंबर 3 विधवा विवाह समर्थन और नंबर 4 महिला शिक्षा। सुधारवादी खेमे में महादेव, गोविंद रानाडे, WC बनर्जी, विष्णु हरि पंडित और आगे चलकर जी अगरकर तथा गोपाल कृष्ण गोखले आदि भी इसी पक्ष में आ गए। दूसरी ओर विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और तिलक रूढ़िवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलकर इसी रूढ़िवादी खेमे ने खुद को राष्ट्रवादी खेमा घोषित कर दिया। इसी रूढ़िवादी खेमे ने बालिका विद्यालयों की स्थापना का पुरजोर विरोध किया। इस खेमे के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में सबको शिक्षा देने के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। तिलकवादी धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें महिलाओं को धर्मशास्त्र अध्ययन और घरेलू कार्य के हुनर सिखाने पर जोर था। तिलक जी के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि स्त्री संतति यानी संतान उत्पन्न करने हेतु है। शिक्षा को समझना स्त्री के शक्ति से बाहर है। उनकी ये बातें भी मराठा अखबार के 31 अगस्त 1884 के अंक में छपी हैं। उनके अनुसार महिलाएं गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ने के लायक ही नहीं है। तिलक के समय में लड़कियों का बाल विवाह प्रचलन में था, जिसे अंग्रेज सरकार एक विधेयक द्वारा बदलना चाहती थी। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि लड़के की विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। इस विधेयक का भी बाल गंगाधर तिलक व उनके खेमे ने पूरी तरह से विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार अंग्रेजी सरकार को नहीं है। चलिए
अब हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के निम्न यानी छोटी जातियों के विषय में क्या और कैसे विचार थे। 15 मई 1881 को उन्होंने अपने अखबार मराठा में एक लेख लिखा जिसका नाम था आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफेक्ट एंड क्योर। इस लेख में भी लिखते हैं, आप किसान के बेटे को हल जोतने, मोची के बेटे को जूते बनाने व सिलने, लोहार के बेटे को हथौड़ा धोकनी चलाने से धोबी के बेटे को कपड़े धोने के काम को छोड़कर आधुनिक शिक्षा देंगे तो वही लड़का अपने पिता के पेशे की आलोचना करेगा। वह पिता के काम में हाथ नहीं बटाएगा, बल्कि वो पढ़ लिख कर सरकार से रोजगार की मांग करेगा, जिससे भद्र यानी स्वर्ण बच्चों के अवसर घटेंगे। उन्होंने सलाह दी कि निम्न जातियों के लिए टेक्निकल स्कूल खोले जाएं, जिनमें उन्हें उनका खानदानी काम सिखाया जाए। उन्हें गणित व अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई बिल्कुल न करवाई जाए। उन्होंने अंग्रेजों की इस कोशिश की तीखी आलोचना की कि सभी जातियों को, धर्मों को समान शिक्षा दी जाए। तिलक का यह भी कहना था कि किसान, दर्जी, बढ़ई, कुणबी, मोची, धोबी इत्यादि निम्न जातियों को पढ़ाने में सरकार जो धन खर्च करेगी वो अन्य स्वर्ण जातियों के टैक्स का पैसा होगा, जिससे निम्न जातियों को पढ़ाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब ब्रिटिश महारानी की उस घोषणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भारतीय धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगी। 1918 में 23 मार्च से 25 मार्च तक 2 दिनों की अस्पृश्यता निवारक परिषद हुई। इस परिषद के अध्यक्ष बड़ौदरा महाराज सायाजीराव गायकवाड़ थे और प्रमुख वक्ता के रूप में लोकमान्य तिलक आमंत्रित थे। इस परिषद में महर्षि विठलराव शिंदे व अन्य प्रमुख नेताओं ने जाति भेद व छुआछूत निवारक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए अब आगे हम जानेंगे कि क्या तिलक मुस्लिम विरोधी थे, क्या वो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काते थे। 1893 में मुंबई और पूना सहित अन्य राज्यों में भी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए। 15 अगस्त 1893 को तिलक ने अंग्रेजी शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का प्रोत्साहन मिलने के कारण मुस्लिमों ने आक्रामक व्यवहार अपना लिया है, जिसका कारण सिर्फ इतना है कि अंग्रेज स्वयं को मुसलमानों का संरक्षक कहते हैं। तिलक ने कहा कि दोनों धर्मों के शिक्षित नेताओं में कोई वास्तविक झगड़ा नहीं है। यहाँ फिर से आप ध्यान दें कि तिलक ने कहा कि दोनों धर्मों के शिक्षित नेताओं में कोई वास्तविक झगड़ा नहीं है। ये झगड़े व दंगे अंग्रेज सरकार के कारण केवल अनपढ़ों और अशिक्षितों के बीच है। यदि अंग्रेज सरकार ने मुस्लिमों को संरक्षण देना बंद नहीं किया तो हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने तिलक के ऐसे भाषणों को और उनके विचारों को जनता को भड़काने में बहुत प्रयोग किया और उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया। और इस सब में सबसे आगे था सर वैलेंटाइन शिरोल, जिसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। शिरोल ने अपने इसी लेख में लिखा, 1893 में मुंबई में बहुत बड़ा दंगा हुआ। तिलक को जनता की मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने का मौका मिल गया और तिलक ने बड़े जोश में आके मुस्लिमों को हिंदुओं का कट्टर शत्रु कहा। तो डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।